हेलो प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ मित्रों को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और बाकी चलिए इस वीडियो में क्या होता है देखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, आलोक भारती प्रकाशन चल रहा है, क्लास 10th के एक्सरसाइज 11.2 चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 10 तक के देख चुके थे। तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, समझेंगे दोस्तों बहुत ही प्यारे तरीके से। और क्वेश्चन तो इसमें 15 ही है, तो 11 से लेकर 15 तक 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है। इसमें कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि दोनों दिए गए वृत्त की परिधियों के योगफल के बराबर है। दोस्तों देखिए, यहाँ दो वृत्त दिया हुआ है जिसका त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उस वृत्त का परिधि हमको निकालना है। उस वृत्त की परिधि और त्रिज्या ज्ञात करें जिसका जो है परिधि दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। मतलब इस वृत्त का परिधि जो होगा और इस वृत्त का परिधि, इस दोनों के परिधि को जोड़ेंगे तो इस वृत्त का परिधि प्राप्त होगा। तो हमको इस वृत्त का परिधि और त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो मानते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, माना प्रथम वृत्त का त्रिज्या क्या मान लेते हैं, r1 मान लेते हैं। प्रथम वृत्त की त्रिज्या r1, ठीक है, बराबर कितना है, 19 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से मान लेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो दूसरे, और ये सभी बाकी आप फिर से लिख लीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इसको मान लेते हैं r2, ये कितना है, तो ये है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और फलस्वरूप जो तीसरा त्रिभुज, तीसरा वृत्त बना है, तीसरा वृत्त का त्रिज्या क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हम कैपिटल R, चूंकि वो तो हमको पता नहीं है। ठीक है, ये नहीं हमको पता है, तो इसको मान लिया हमने त्रिज्या बराबर कैपिटल R। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा था कि इस जो बड़ा वाला वृत्त बनेगा इसका परिधि जो है ना, इस दोनों के परिधि के योगफल के बराबर है। तो पहले देखिए इस दोनों छोटे वाले वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से जो कह रहा है, प्रश्न में जो कह रहा है, तो प्रश्न में यही कह रहा है कि इस दोनों छोटे वाले वृत्त का परिधि का योग, दोनों के परिधि को जोड़ने पर ये बड़ा वृत्त का परिधि प्राप्त होता है। तो इस दोनों छोटे वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, तो 2 पाई r1 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 2 पाई r2 हो जाएगा, और बराबर किसके है, तो बड़े वृत्त के परिधि के, तो बड़ा वाला वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 रहने देते हैं, पाई भी रहने देते हैं। r1 का मान कितना है, तो 19 सेंटीमीटर, और प्लस 2 भी रहने देते हैं, पाई भी रहने देते हैं, और गुना में r2 का मान कितना है, 9 सेंटीमीटर, बराबर क्या है, 2 पाई r है। ठीक है, अब देखिए दोनों में से, इस दोनों में से 2 पाई कॉमन आ जाएगा, 2 पाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 19 और यहाँ से बच जाएगा क्या, 9। ठीक है, बराबर क्या बच गया, 2 पाई r। ठीक है, अब हम इधर सिर्फ इसको रहने देते हैं, 19 प्लस 9, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और इस 2 पाई गुना में है ना, तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 2 पाई r बट्टा क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। अब ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ r बराबर बच गया 28 सेंटीमीटर। तो फलस्वरूप मतलब इस दोनों वृत्त के बनने के बाद इस दोनों के परिधि का योग के बराबर था ये वृत्त, तो ये वृत्त का त्रिज्या हमें पता चल गया 28 सेंटीमीटर। तो प्रश्न पहला तो सॉल्व हो गया, परिधि और त्रिज्या निकालना था, त्रिज्या तो निकल गया। अब लिखेंगे, अब वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, बड़ा वाला वृत्त का, सबसे बड़ा वाला वृत्त का, तो त्रिज्या कितना निकला उसका 28 सेंटीमीटर, तो परिधि हो जाएगा 2 पाई r। ठीक है, तो 2 गुने 22/7, और त्रिज्या का मान कितना है, तो 28 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 28, और 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 चौके 28, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 को 22 से गुना करना है। ठीक है, अब देखिए गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17, 176 सेंटीमीटर अपना प्यारा सा आंसर आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझने में आपको तो कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का 176 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर आंसर भी मैच कर चुका है। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अगर समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, उससे पहले आप वीडियो को एक बार जाके फिर से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
तो प्यारे भाइयों देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि 3 संकेंद्रीय वृत्ताकार क्षेत्रों के व्यास 1:2:3 के अनुपात में है, तो उनके संगत क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। संकेंद्रीय मतलब इसका मतलब समझते हैं क्या आप। 3 संकेंद्रीय वृत्त हैं, मतलब संकेंद्रीय मतलब हो गया कि सभी का केंद्र क्या होगा, समान होगा। तो ये तीनों वृत्त जो है ना, तीनों का केंद्र क्या होगा, एक ही होगा, सेम ही होगा। तो छोटे वाले वृत्त का जो केंद्र होगा, इसका भी केंद्र वही होगा और उसका भी केंद्र यही होगा, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है। और तीनों वृत्त का व्यास का अनुपात कितना है, 1:2:3 है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कि अनुपात क्या है, x है। माना कि अनुपात बराबर क्या है, x है, ठीक है। तो व्यास का अनुपात क्या हो जाएगा, तो व्यास का अनुपात क्या हो जाएगा, तो व्यास का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3, तो ये हो जाएगा x/2x/3x, ठीक है। अनुपात को x माने हैं तो 1 2 3 था ना, तो 1 से x में गुना होगा तो 1x हो जाएगा, 2 में x से गुना करेंगे तो 2x, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x। लेकिन ये तो है व्यास का अनुपात, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए ना, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या तो आधा होता है ना व्यास का, तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे अनुपात के सभी को, तो ये क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा अनुपात। इसमें 2 से भाग देंगे तो ये बचेगा x, और इसमें 2 से भाग देंगे तो 3x/2 बच जाएगा। तो ये हो गया त्रिज्या का अनुपात, ठीक है। अब निकालते हैं नाव, क्षेत्रफल निकालेंगे तीनों का ना, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अगर ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, πr², ठीक है, πr²। तो पाई हो जाएगा, और त्रिज्या पहले वृत्त का कितना है, तो x/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर अनुपात। अब इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो पाई ये क्या हो जाएगा x² अनुपात। अब पाई और r के जगह पर ये कितना है 3x/2, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए स्क्वायर निकालिए तो ये हो जाता है πx²/4 हो रहा है, ठीक है। अनुपात πx² हो रहा है, और अनुपात पाई गुना 3 × 9 x²/4 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस अनुपात वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसमें 2 2 में क्या है, 4 भाग में है ना, तो हम क्या करेंगे, सभी में 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो सभी में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, πx²/4, और इसमें क्या करना होगा, 4 से गुना, ठीक है। अनुपात πx² है, तो इसमें भी क्या करना होगा, 4 से गुना, और ये जो है इसमें भी 4 से गुना करेंगे, तो पाई गुने 9x²/4 है ना, तो इसमें भी 4 से गुना कर देंगे। अब देखिए जो कटने वाला है काट देते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। अब पाई है ऊपर से ऊपर सभी में कैंसिल हो जाएगा, तो पाई से पाई और ये पाई कट गया, ठीक है। x² भी सब में है, तो x² भी कट गया, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 अनुपात। यहाँ क्या बच गया, सिर्फ 4 बच गया, ठीक है। और यहाँ सभी कट के सिर्फ 1 बच गया, 9। तो इतना आ गया अपना प्यारा सा आंसर। ये किस चीज़ का अनुपात आया, तो क्षेत्रफल का अनुपात आया। चूंकि क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला लगाए थे तो ये आ गया क्षेत्रफल का अनुपात। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और फिगर में हमने नहीं लिखना ज़्यादा ज़रूरत समझा, क्योंकि फिगर में अटता नहीं। पहली बात, व्यास का अनुपात दिया हुआ है, त्रिज्या। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो प्यारे मित्रों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है। आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि एक आयताकार लोहे की चादर की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 49 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर है। ये रहा लोहे के आयताकार चादर, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई हमने लिख दिया है। अब इसमें कह रहा है कि इससे जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कितने डिस्क काटे जा सकते हैं। मतलब कुछ डिस्क काटे गए, तो इसमें 3 क्वेश्चन अलग अलग कह रहा है। इसमें से जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार डिस्क काटा गया। अब पहला क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से काटे गए डिस्क की संख्या ज्ञात करें। दूसरा में कह रहा है कि जो चादर उसमें से बर्बाद हो गया उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और तीसरा में कह रहा है कि काटे गए कुल डिस्क का क्षेत्रफल कह रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद उसमें से वो वृत्ताकार 3 सेंटीमीटर वाला कितना भाग काटा जा सकता है वो हम पता करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं कि आयत का लंबाई कितना दिया हुआ है। तो आयत का लंबाई जिसको हम सूचित करते हैं किस चीज़ से, L से, ये दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर।
और चौड़ाई जिसको सूचित करते हैं किससे, बी से, तो चौड़ाई को सूचित करते हैं बी से और ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आयत का पूरा क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई के बराबर, जो कि 49 गुना 15 के बराबर है, और दोनों को गुना करने के बाद अपना आ जाता है कितना, 735 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो इसमें से छोटा वाला वृत्त काटना है, मान लीजिए ये वृत्त है और इसका त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा ना हमको। तो अब निकालेंगे कि वृत्ताकार डिस्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। चूंकि त्रिज्या 3 है तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, और पाई का मान रख देंगे 22/7। ठीक है, अब वृत्ताकार डिस्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 22/7 गुने 9। ठीक है, तो इसको इतना ही रहने देते हैं, कैलकुलेशन नहीं करते हैं अभी। अब देखिए हमको कह रहा है कि मान लेते हैं इतना है क्षेत्रफल। ठीक है, आप गुना करना भी चाहते हैं तो करके आप पॉइंट में ला सकते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछता है कि इस आयताकार चादर में से कितना वृत्ताकार भाग काटा जा सकता है। तो जितना क्षेत्रफल होगा उसका, उसमें भाग देंगे इस वृत्ताकार भाग से, और जितने बारी से कटेगा तो उतना संख्या निकलेगा। ठीक है, तो पूर्ण रूप से काटे जाने वाले हैं, मतलब अगर पूर्ण रूप से कट गया, पूरा रूप से अगर भाग देने पर कट गया तो इसका मतलब है कि कोई भी चादर लोहे का नहीं बचेगा। अगर कटने के बाद कुछ शेषफल बच गया, मतलब जो शेषफल बचा है वो शेषफल उतना लोहा चादर बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहला प्रश्न में क्या कहता है, पूर्ण रूप से काटे गए डिस्क का संख्या, यही ना कह रहा है, पूर्ण रूप से काटे गए डिस्क का संख्या। ठीक है, यही चीज पूछ रहा है। तो जितना क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितना है, 735। ठीक है, और भाग देंगे किससे, तो 22/7 गुना 9 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 7 जो भाग में है उसको गुना में चल जाएगा, तो 735 हो जाएगा गुना 7 हो जाएगा, नीचे में 22 गुना 9 होगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, आप लोग काटिए खूटिएगा, तो इसके बाद अपना आंसर कितना आएगा, 25.98 आएगा। ठीक है, 25.98 आएगा। मतलब ये 25 जो है ना, ये पूरा रूप से कटा हुआ भाग है, 0.98 है ना, ये छोटा सा टुकड़ा हो गया। ठीक है, उसका टुकड़ा हो गया, पूर्ण रूप नहीं हुआ ये, तो पूर्ण रूप से काटा गया कितना हो जाएगा, 25 वृत्ताकार डिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है बड़ा ही प्यारा सा बात कि बर्बाद हुए चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जितना हमने वृत्ताकार डिस्क उसमें से काट लिया है, अब उसमें से जो बच जाएगा तो वो तो बर्बाद हुआ वाला ही होगा। ठीक है, तो बर्बाद के लिए कितना निकालना पड़ेगा, तो उस पूरे आयताकार चादर का निकालेंगे हम क्षेत्रफल, तो वो तो हमने निकाल लिया पहले ही। और 25 वृत्ताकार डिस्क काटे हैं ना, तो 25 वृत्ताकार डिस्क का जो क्षेत्रफल होगा उसको घटा लेंगे, तो उसके बाद जो भी बचेगा तो वो बचा हुआ वाला भाग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि बर्बाद हुए चादर का क्षेत्रफल, तो हम लिख देंगे बर्बाद हुए चादर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पूरे क्षेत्रफल कितना है, 735, और उसमें से घटा देंगे हम 25 वृत्त का क्षेत्रफल, तो 25 गुने 22/7 हो जाएगा, और गुने त्रिज्या कितना है, 3, तो 9 हो जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, अब देखिए इसको कैंसिल तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 735 माइनस, और ऊपर वाला सभी को गुना करने के बाद आ जाएगा 4950, 4950/7 आएगा। ठीक है, और इसको कैलकुलेशन थोड़ा और ज़्यादा कीजिएगा, तो 735 तो रहेगा ही माइनस, इसको भाग देने के बाद ये पॉइंट में कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 707.14। ठीक है, 707.14 आएगा, ये पॉइंट है, और भाग देने के बाद पूरा अपना आंसर आ जाएगा 27.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इतना जो है ना लोहे का चादर बर्बाद हो गया, पूर्ण रूप से काटा गया वृत्ताकार भाग था कितना, 25। ठीक है, ये अपना पहला का आंसर हो गया। सेकंड का आंसर ये आ गया। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है बड़ा ही प्यारा सा बात कि काटे गए कुल डिस्क का क्षेत्रफल। तो काटा गया कुल डिस्क कितना था, 25, और एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 22/7 गुने 3 का स्क्वायर, ये होगा। तो कुल डिस्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यही ना होगा, 25 गुने 22/7 गुने 9, तो 49/7, जो यही जो आया है अपना तीसरा का आंसर हो जाएगा। ठीक है, काटे गए कुल डिस्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा,
कुल डिस्क का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 707.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी समझने में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई डाउट बाकी नहीं रही होगी। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। फिर चलेंगे इसके बाद अपने प्यारे से क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो प्यारे भाइयों आइए पढ़ते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा कहीं लंबा हो जाए या फिर थोड़ा सा कहीं आपको समझ में ना आए, तो इसीलिए कह रहे हैं पहले कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर समझिएगा, बहुत ही प्यारे तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएँ 12 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है और एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। ये दोनों वृत्त जो है एक दूसरे को बाहर से टच करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, और एक सरल रेखा ए बी उन दोनों को स्पर्श करती है। एक सरल रेखा ए बी जो खींचे हैं इस दोनों वृत्त को ऊपर से स्पर्श कर रहा है। फिगर बना दिया है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर इसका जो है त्रिज्या है, ये हमें पता है कि इस वृत्त का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। चलिए तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे। तो मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब समांतर चतुर्भुज तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, यही ना होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ठीक है, तो समांतर भुजाओं का योग तो हमें पता है लेकिन ऊंचाई तो हमें नहीं पता। ठीक है, तो ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक शीर्ष लंब खींचेंगे, ओ से लेकर ओ बी मतलब ओ ए भुजा पर एक शीर्ष लंब खींचेंगे। ठीक है, इस बिंदु को मान लिया हमने P। अब ये हमने क्यों निकाला है, तो देखिए ये दोनों जो है, ये जो भाग रंगा हुआ नहीं है ये क्या है, ये तो त्रिज्य खंड है और ये भी क्या है, छोटे वृत्त का त्रिज्य खंड है। ठीक है, तो इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमको ये कोण मालूम होना चाहिए। ठीक है, और इधर वाला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ये कोण मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो जो चीज़ हमें पता होना चाहिए वो चीज़ तो हमें पता है ही नहीं, लेकिन फिर भी देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे। तो देखिएगा, जब हम इससे लिख दिया हमने कि ओ डैश से, ठीक है, ओ डैश पी लंब लिए हैं किस पर, ओ ए भुजा पर खींचा या फिर डाला। ठीक है, तो अगर ऐसा हम लंब खींचे हैं ओ डैश से पी बिंदु तक खींचे हैं, ओ ए भुजा पर लंब डाले हैं, तो ये जो ऊपर में जो फिगर बना है इस लंब से ऊपर में वो क्या बनेगा, एक आयत बनेगा। ठीक है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला ये भुजा भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पूरा भुजा है 12 सेंटीमीटर का। तो अगर चूंकि लिख लीजिएगा यहाँ पर कि चूंकि ए बी ओ डैश पी जो है एक आयत होगा। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में, बड़े ही प्यारे तरीके से समझते चलना है, हर एक चीज़ को समझना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक लंब डाले हैं, अगर ओ ए बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर है और ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर है तो ओ पी का मान तो पता चल जाएगा। तो ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, पूरे भुजा की लंबाई अगर 12 है तो 12 में से बाकी ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल घटा लेंगे, मतलब भाग का लंबाई घटा लेंगे। तो इस बाकी भाग का लंबाई कितना है, तो 4 सेंटीमीटर, और घटाने के बाद जो 8 सेंटीमीटर बचा वो किस चीज़ का लंबाई हो गया, इस OP का लंबाई हो गया। ठीक है, अब देखिए अब बारी आती है किसका, ओ डैश का, ओ डैश का। ठीक है, तो ये आखिर है कितना, ओ डैश कितना है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, वृत्त का त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, त्रिज्या ही होगा यहाँ से यहाँ तक। और इस वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी ये क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरे का लंबाई कितना हो जाएगा, तो ओ डैश बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो सकता है तो एक बार और समझा देंगे आप लोगों को, लेकिन चांस रखिए कि बस पहले बार में ही आप लोग अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, और किसी भी प्रकार का दिक्कत रहना ही नहीं चाहिए। अब देखिए क्या करना होगा, तो समलंब चतुर्भुज मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका ऊंचाई हमको पता होना चाहिए। तो हमको ये भुजा पता चल गया और ये भुजा पता चल गया, तो हमको इसका ऊंचाई निकालना तो बहुत ही आसान हो गया। तो अब निकाल चलेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज। चूंकि वो त्रिभुज तो समकोण है ना, लंब लिए हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज कौन सा है, PO डैश। ठीक है, इसमें चलेंगे, कौन सा भुजा निकालना है हमको, तो O डैश P, PO डैश निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा,
रूट अंडर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर में से घटा लेंगे। इसका लंबाई कितना है, तो ओपी का लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर घटा लेंगे। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। ठीक है, 256 माइनस कितना हो जाएगा 64, 256 माइनस 64 हो जाएगा। और घटाने के बाद कितना आ जाता है, रूट अंडर 196 शायद आएगा, 192 आ जाता है, 192। ठीक है, और इसको रूट से हटाने के बाद 8√3 सेंटीमीटर इसका मान पता चलता है। ठीक है, 8√3 किसका मान पता चला, पी ओ डैश का। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पी ओ डैश जो है बराबर होगा किसके, तो ए बी के। ठीक है, तो ए बी के बराबर होगा और कितना होगा, 8√3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो देखिए अब बहुत ही प्यारा सा हो गया। अब त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम इस दोनों त्रिज्यीय खंड का। उससे पहले हम चलते हैं किस चीज़ को निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए अब डायरेक्ट से हमको सब कुछ पता चल ही गया, तो हम डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से साइड कर लेते हैं, एकांत कर देते हैं, यहाँ से लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चतुर्भुज का मतलब ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, उसमें से इस दोनों त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल को घटा लेंगे। तो समलंब चतुर्भुज कौन सा है, तो समलंब चतुर्भुज इसका नाम लिख लेते हैं किसका, तो ए ओ ओ डैश और यहाँ क्या है बी, इसके क्षेत्रफल में से घटा लेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, दोनों त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब डायरेक्ट से लिख देंगे यहाँ पर का क्षेत्रफल, मतलब दोनों का क्षेत्रफल घटाना है। ठीक है, अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा ये है और ये इसके समांतर है ना, तो इसका लंबाई कितना है 12 और इसका लंबाई कितना है 16, तो दोनों को जोड़ कर 16 हो गया। और ऊंचाई कितना है, तो ये ओ डैश पी ना, पी ओ डैश। ठीक है, तो यहाँ निकला है, ये कितना निकला है 8√3, तो ये हो जाएगा 8√3। तो ये तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। और उसमें से हमको घटाना है दोनों त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो पहले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आर स्क्वायर कितना होगा, तो इस वृत्त का त्रिज्या कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई का मान भी रख ही देते हैं, तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। 22/7 गुने आर स्क्वायर और गुने थीटा कितना है, तो यहाँ से थीटा हमको मालूम करना है ना, तो थीटा भी मालूम करना था, हम भूल गए, ध्यान से भी उतर गया। ठीक है, और देखिए थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ हम देखिए इस दोनों त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर θ1 और इसको मान लेते हैं θ2। ठीक है, दोनों त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल को निकालने के लिए उसका कोण हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज, इसी में चलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको क्या लेना पड़ेगा, तो देखिएगा कौन कौन सी भुजा हमें पता है। ठीक है, कौन कौन सी भुजा हमें पता है, यहाँ से तो हमको तीनों भुजा पता चल गया, लेकिन हम आधार में और कर्ण में रिलेशन लेके चलेंगे, क्योंकि उसमें कोई रूट वाला बात नहीं है। तो आधार में और कर्ण में रिलेशन लेके चलेंगे। तो आधार में और कर्ण में रिलेशन किस त्रिकोणमितीय अनुपात से, या तो कॉस से या फिर सेक से। ठीक है, तो कॉस से ले लेते हैं, तो cos θ1 बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा थीटा के सामने वाला, और नीचे वाला आधार, और ये कर्ण होगा। तो कर्ण कितना है होगा 12 4 16, आधार हो जाएगा 8। ठीक है, तो आधार हो गया 8 और बटे कर्ण, कर्ण हो जाएगा 16। ठीक है, कैंसिल करने पर 8 का 8 और 2 16, कितना आया 1/2 आया। ठीक है, मतलब cos θ1 बराबर 1/2, cos में किसका मान होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि θ1 बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, θ1 बराबर क्या आ गया मान 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए θ1 का मान हमको पता चल गया 60 डिग्री, तो θ2 का मान निकालना बड़ा ही ईजी होगा। चूंकि देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का कोण क्या होगा, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो 90 डिग्री है, एक कोण निकल गया 60, तो 9 6 कितना हो गया 15, 150 डिग्री। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो 150 जब ये दोनों मिलके हो गया है, तो इसको कितना होना पड़ेगा ताकि 180 पुर जाए, 30 डिग्री होना पड़ेगा। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री, और इस आयत में तो सभी कोण 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री ये होगा और 30 डिग्री ये होगा, तो टोटल पूरा कोण मिला के कितना हो जाएगा
120 डिग्री। समझ लिया आप लोगों ने। तो यहाँ से हम लिख देंगे थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन बताए थे हम शुरू में ही कि थोड़ा पेचीदा हो सकता है, हम भी एक चीज निकालना भूल गए थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, अब दोनों के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है थीटा 1, तो थीटा 1 है कितना 60, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री बट्टा क्या हो जाएगा 360। ठीक है। और दोनों त्रिज्यखंड का निकालना है, तो दोनों त्रिज्यखंड को जोड़ देंगे अंदर में, और इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 22/7। और आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 × 4। ठीक है। और थीटा कितना है इसका, तो इसका थीटा 2 है 120 डिग्री, और बट्टा क्या हो जाएगा 360। ठीक है। अब देखिए कटने वाला क्या है, तो 12 तिया 36 कट रहा है, और 60 से 6 6 1 36 कट रहा है, और 6 दूनी 12 कट जाएगा। ठीक है। ठीक है, कट गया। अब देखिए पाई का मान इसमें रखने के लिए कहा था 3.14, हमने 22/7 रख दिया। नहीं, यहाँ पे 3.14 रखना होगा, तो 3.14 रख दिया हमने, और 22/7 की जगह पर यहाँ पर भी 3.14 रख देंगे। ठीक है। समय भले ही थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन समझने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए 2 8 16 कट गया। ठीक है। तो इंटू में ये क्या बच गया 8, और गुना 8 को √3 से गुना करेंगे, तो √3 का मान क्या होता है 1.732। अगर 8 को 1.732 से गुना करते हैं तो वो कितना हो जाएगा 13.856। ठीक है। 13.856 माइनस। ठीक है। अब देखिए 12 दूनी 24 होगा, 24 को 3.14 से गुना करना है, और 24 को 3.14 से गुना करेंगे तो 75.36 हो जाएगा। और प्लस में क्या है 4 चौका 16, 16 को 3.14 से गुना करके 3 से भाग देना है। ठीक है। तो इस तरह से लिख लेंगे हम। आप जो है स्टेप छोड़ भी सकते हैं। 8 को अगर 13.856 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 13 को अगर 8.856 से गुना करेंगे तो 110.848, 110.848 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है, इसीलिए हमने पहले ही करके रखा हुआ है। और देखिए इसके बाद माइनस के अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा 75.36 तो रहेगा, और इसमें इसको गुना करने के बाद कितना आ जाएगा 50.24/3 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व करते चलिए। हर एक प्रोसेस हम लिख देते हैं यहाँ पे। भाग देने के बाद घटाएंगे, इसमें से कितना आएगा अंदर में 75.36 तो रहेगा, और प्लस इसको भाग देने के बाद कितना आ जाता है 16.74। ठीक है। 16.74। अब इस दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है। तो 110.848 में से घटाना है कितना, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 92.1, और घटाने के बाद आंसर कितना आ जाएगा अपना 18.748 आ जाएगा। ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो आंसर पॉइंट के बाद एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला तो फिर कोई प्रॉब्लम परेशानी की बात नहीं है। हो सकता है यहाँ पे हमने 2 ही अंक लिया, यहाँ पे हमने 2 ही अंक लिया, हो सकता है 3 अंक लेने के बाद आंसर आ जाए। ठीक है। तो कैलकुलेशन में पॉइंट के बाद जो भी अंक हो थोड़ा सा डिसमिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझने में अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट होना तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से जाके सॉल्यूशन देख लीजिए इस क्वेश्चन का। तो चलिए प्यारे दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो प्यारे भाइयों आइए देखते हैं सॉल्यूशन इस प्यारे से क्वेश्चन नंबर 15 का। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई का वैल्यू 3.14 और √3 का वैल्यू 1.732। ये जो ऊपर वाला फिगर है ये बुक में दिया हुआ है, ये जो फिगर है ये हमने बनाया है। क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ और चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तो ये बिंदु अपना P है ना, यहाँ पर जो ये बिंदु है इसको P है। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम इस P को A से मिलाएंगे। ठीक है। इस P को A से मिलाएंगे और इस P को B से भी मिलाएंगे। ठीक है। P को A से मिलाया और P को B से मिलाया। लिख देते हैं हम P को A तथा B से मिलाया। ठीक है। अब मिलाने के बाद क्या होगा, तो एक समबाहु त्रिभुज का रचना होगा। ये जो बनेगा समबाहु त्रिभुज बनेगा। आप कैसे, ये बात समझिए। चूंकि ये वर्ग है ना, वर्ग है तो सभी भुजाएं क्या होगी 7 सेंटीमीटर ही होगा।
होगा कि नहीं होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वृत्त का अर्धवृत्त का त्रिज्या मानकर, वृत्त का त्रिज्या मानकर एक त्रिज्य खंड खींचा हमने। तो यहाँ अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर इधर वाले से यहाँ से खींचे हैं कोई अर्धवृत्त, ठीक है, तो कोई त्रिज्य खंड अगर खींचे हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। अब देखिए सभी भुजाएं क्या हो गई आपस में बराबर, बराबर हो गया तो त्रिभुज PAB जो होगा, त्रिभुज PAB जो होगा क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होगा, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब देखिए यहाँ से हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है जो कि ऊपर में छायांकित किया हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, इस समकोण मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और साथ में ये दोनों जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल हम दोनों में जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब इसके क्षेत्रफल में जोड़ देंगे तो यही पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं पॉइंट पे। तो नाउ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिएगा वृत्तखंड अगर इधर से हम देखें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्य खंड और माइनस त्रिभुज, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा लेते हैं। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से घटा लेंगे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा और जितना ये वृत्तखंड होगा उतना ही ये भी वृत्तखंड होगा। ठीक है, तो देखिएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, r कितना है तो 7 सेंटीमीटर है, तो 7 गुने 7 हो जाएगा। और थीटा का मान कितना है, तो थीटा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री का होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, थीटा 60 डिग्री का होता है, तो 60/360 हो जाएगा। और पाई का मान देखिए तो क्या दिया हुआ था, 3.14 लेना है ना, तो पाई की जगह पर हम 3.14 रख देंगे, 3.14। और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुनी भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद कितना तो देखिए प्यारे मित्रों, पाई का मान तो 3.14 रखने के लिए कह दिया, लेकिन लग रहा है यहाँ पर कि 22/7 रखने से ही थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 22/7 रखेंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 36 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22 कट जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से क्या कटेगा, कुछ नहीं कटने वाला है, तो क्या हो जाएगा, 11 × 7 = 77 हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा, और माइनस 49 √3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 77/3 अगर हम भाग देते हैं, 77/3 से अगर हम भाग देते हैं तो क्या हो देखिए प्यारे मित्रों कैसे होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए अब यहाँ से 77 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 25.66 माइनस, अब 49 को अगर हम √3 से गुना करते हैं तो ये 84.868 हो जाता है, 84.868 हो जाता है, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 4 रहेगा ही। ठीक है, 25.66 है और माइनस इसमें अगर हम भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 21.217। ठीक है, 21.217 आ जाएगा, और घटाने के बाद इसका आंसर आ जाता है 4.443। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लगभग में 4.45 सेंटीमीटर तो लिख ही सकते हैं, सेंटीमीटर नहीं, क्षेत्रफल है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, वृत्तखंड का तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला है तो यहाँ पे 2 वृत्तखंड है ना, तो दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसीलिए 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों तो सेम ही है, तो सेम ही है तो 2 से गुना हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो 2 गुने 4.45। ठीक है, और गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 8.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए डायरेक्ट से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यहाँ से, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, त्रिभुज किसका, PAB, त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल। ठीक है,
त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल ले लेंगे और साथ में दोनों साइड से जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है 8.90 और इस त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल क्या है तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए ये निकाले थे, ये निकला था तो इतना आया था 21.217 आया था। ठीक है, अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे सीधा से डायरेक्ट में। ठीक है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30.117 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। तो इसी के साथ अपना होता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर का खत्म, पूरा द एंड हो गया, कोई भी क्वेश्चन नहीं बाकी रहा और उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट भी नहीं बचा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, देखेंगे उसको भी बड़े ही प्यारे तरीके से। तो फ्रेंड्स बस एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि इतना मेहनत से आपको हम समझाते हैं, इतने मेहनत से पढ़ाते हैं, अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करिएगा तो फिर कैसा होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।